नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक संघात्मक शासन के बारे में हम बात करेंगे। संघात्मक शासन में उसका अर्थ और परिभाषा को जानने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जिन राज्यों में संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके, उसे ही संघात्मक शासन कहते हैं। तो इन दोनों पक्षों में से यानी एक अकेला भी, चाहे वो संघ हो चाहे वो राज्य हो, किसी भी प्रकार से सेपरेशन ऑफ पावर ना कर पाए तो वह राज्य संघात्मक राज्य कहलाता है, फेडरल गवर्नमेंट कहलाता है। अब इसके बारे में अलग अलग विचारकों के अलग विचार हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पे आते हैं। यानी संघात्मक सरकार की अवधारणा संघ शब्द पर आधारित है। इसे अंग्रेजी भाषा के संघ शब्द के लिए फेडरलिज्म का प्रयोग किया जाता है। फेडरलिज्म जो है वो लैटिन भाषा के फ्यूडो से निकला है, जिसका अर्थ होता है समझौते के द्वारा निर्मित सरकार। यानी जो सरकारें समझौते के द्वारा निर्मित होती हैं वे सरकारें, उन सरकारों या उन देशों में संघात्मक शासन अपनाया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनेक इकाइयां कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय सरकार का गठन करते हैं और शेष विषयों में अपनी अलग स्वतंत्र सत्ता कायम रखते हैं। यानी केंद्रीय सरकार का गठन किया जाता है कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिए, अनेक इकाइयों ने मिलकर एक केंद्र सरकार का गठन करते हैं। अगर भारत के संविधान की बात हम करें तो भारत के संविधान में जो पहला अनुच्छेद है उस अनुच्छेद में ही लिखा गया है यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, यानी बहुत सारी छोटी छोटी यूनियंस यानी इकाइयों से मिलकर केंद्र सरकार का निर्माण होता है। तो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट शब्द का उपयोग किया गया है। केंद्रीय सरकार की संपूर्ण देश का शासन चलाती है। इसके रहते हुए भी प्रांतीय और प्रादेशिक सरकारों की स्वतंत्रता का लोप नहीं होता है। मतलब केंद्र सरकार पूरे देश का शासन चलाती है, पर इसके बावजूद भी जो प्रांतीय और प्रादेशिक सरकारें हैं उनकी स्वतंत्रता किसी भी रूप में समाप्त नहीं होती है। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन संविधान रूपी समझौते के तहत ही होता है। यानी संविधान ही यह निर्धारित करता है कि राज्यों के बीच किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा, ये डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो केंद्र की सरकार है वह। तो संघात्मक सरकार के लिए जो मुख्य चीज़ें आवश्यक हैं, सबसे पहली बात जो है वो समझौते की निर्मित सरकार है। समझौते के द्वारा इस सरकार का निर्माण किया जाता है और समझौतों में अनेक इकाइयां हैं, वो अपने कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार का गठन करती हैं और शेष विषय जो रह जाते हैं वो उनकी स्वतंत्रता पर छोड़ दिए जाते हैं कि वे राज्य जैसा चाहें उन विषयों पर अपना निर्णय ले सकते हैं। आगे हम आते हैं कि सरकारें दो प्रकार की हैं यहाँ पर, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारें। तो केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन संविधान के माध्यम से किया जाता है। फिर हम इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट के लिए हम अगली स्लाइड पे आते हैं। उसमें हम संविधान के बारे में जो परिभाषाएं संघात्मक सरकार की दी गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो फाइनर की है। फाइनर ये बात कहते हैं कि संघात्मक शासन वह शासन है जिसमें सत्ता व शक्ति का एक भाग संघीय इकाइयों या प्रांतों में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्रीय संस्था में निहित होता है, जो क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा जानबूझकर संगठित की जाती हैं। यानी संघात्मक शासन वह शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग संघीय इकाइयों व प्रांतों में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्रीय संस्था में निहित होता है, जो क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा जानबूझकर संगठित की जाती हैं। फिर आते हैं मॉन्टेस्क्यू के बारे में। मॉन्टेस्क्यू जो कहते हैं उनके अनुसार संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने को सहमत हो जाते हैं। ये परिभाषा बहुत ही सारगर्भित है, जिसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने पर सहमत हो जाते हैं। फिर हम डायसी की परिभाषा पे आते हैं। डायसी कहते हैं कि संघवाद एक राष्ट्रीय राजनीतिक समझौता है जिसके द्वारा राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ
सारे राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित किया जाता है। मतलब एक समझौता तो है ही, साथ ही राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हम करने के साथ साथ राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित किया जाता है कि जो लोग सब रहेंगे एक ही देश में, वो सब लोग एक साथ और आपस में समझ बूझ से एकता के साथ रहेंगे। तो ये तीन परिभाषाओं में हमें ये एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि तीनों ही परिभाषा ये कहती हैं कि समझौता है। दूसरा, समझौता किस लिए किया गया है? समझौता जो किया गया है वो एक राष्ट्र के निर्माण के लिए किया गया है और समझौता राष्ट्र की एकता के लिए किया गया है। तो ये जो संघवाद है वो फेडरल जो गवर्नमेंट है वो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो केंद्रीय सरकार और दूसरी है राज्य सरकार। अब हम इसकी परिभाषा पे आते हैं। जो परिभाषाएं हमने देख ली हैं उसके बाद हम देखेंगे संघात्मक शासन के आधारभूत सिद्धांत। तो आधारभूत सिद्धांत की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आधारभूत सिद्धांत है वो है दोहरी नागरिकता। यानी कुछ राष्ट्रों में से अपनाया गया है, कुछ राष्ट्रों ने नहीं अपनाया है। यानी संघवाद जहाँ है वहाँ पूरी तरह से दोहरी नागरिकता हो, ये इसकी पहली शर्त है। तो संघ और राज्य के अंतर्गत साधारणतः दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार जिसमें वह रहता है दोनों का नागरिक होता है तथा इन दोनों के प्रति भक्ति रखता है, किंतु दोहरी नागरिकता संघ राज्यों का आवश्यक तत्व नहीं है। भारतीय संविधान में भी एक संघ राज्य की स्थापना हुई है, लेकिन यहाँ दोहरी नागरिकता को अपनाया नहीं किया गया है। अगर हम इसी प्रकार से अगर अमेरिका का उदाहरण देखें तो अमेरिका का जो नागरिक है वह नागरिक अमेरिका का भी नागरिक है और वह नागरिक जो है वो न्यूयॉर्क का भी नागरिक, अगर वो न्यूयॉर्क में रहता है तो वहाँ दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। तो फिर हम उसके बाद आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी जो विशेषता है वह है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सभी संघ राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। यह सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार या सरकार के किसी अंग द्वारा संविधान के प्रतिकूल किए गए कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों या प्रांतीय सरकारों में परस्पर किसी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक पुनरावलोकन इस विवाद को हल करता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, उसको सर्वोच्चता इस रूप में दी गई है कि अगर संघ और राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो संविधान की रक्षा का काम न्यायालय करेगा। तो जो ऐसे कानून जो भी संविधान के प्रतिकूल हैं उन कानूनों को अवैध घोषित करने का काम भी सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। तो एक प्रकार से देखा जाए न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायालय एक प्रकार से केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है। फिर हम आते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक शासन का आधारभूत सिद्धांत है, क्योंकि संघ शासन समझौते द्वारा ही स्थापित होता है। यह समझौता संविधान में निहित होता है और संविधान में ही इस समझौते के परिवर्तन की विधि का भी उल्लेख होता है। संघात्मक राज्य के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च होता है और केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारें, सरकार के विभिन्न अंग संविधान के प्रतिकूल किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो संविधान सर्वोच्च है। संविधान में जैसा भी लिखा गया है, जो भी लिखा गया है वो एक प्रकार से दोनों के लिए, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार हो, दोनों के लिए ही माननीय है। फिर हम आते हैं अगली विशेषता पर, वो है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का जो विभाजन है वो संघीय सरकार के अंतर्गत संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। साधारणतः यह विभाजन इस आधार पर किया जाता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो राष्ट्रीय महत्व के विषय अर्थात संघ की सभी इकाइयों से समान रूप से संबंधित विषय केंद्रीय सरकार को सुपुर्द किए गए हैं और स्थानीय महत्व के जो विषय हैं वो इकाइयों की सरकारों को सुपुर्द किए गए हैं, उन्हें दिए गए हैं कि इकाइयों की जो सरकार है वह स्थानीय महत्व के प्रश्नों पर कानून बनाएगी। फिर हम आते हैं प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग से यहाँ अभिप्राय ये है
कि यद्यपि संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता है और संघात्मक राज्य में भी संप्रभुता अविभाज्य होती है, किंतु एक संघ राज्य में संप्रभुता की अभिव्यक्ति केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकार इस प्रकार से दो साधनों द्वारा होती है। संघात्मक राज्य के अंतर्गत जो इकाइयां होती हैं वे अपनी सत्ता केंद्रीय सरकार से प्राप्त न होकर संविधान से प्राप्त होती है, और ये इकाइयां किसी प्रकार से केंद्रीय सरकार के अधीन न होकर केंद्रीय सरकार के समान ही वैधानिक महत्व रखती हैं। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो प्रभुत्व शक्ति है उसका किस प्रकार से दोहरा प्रयोग होता है कि संघात्मक राज्य में भी संप्रभुता अविभाज्य होती है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि एक संघ राज्य में जो केंद्रीय सरकार है वो भी प्रभुत्वता को दिखा रही है और स्थानीय सरकार है वो भी अपनी प्रभुत्वता रख रही है। मतलब संघात्मक राज्य के अंतर्गत जो इकाइयां होती हैं वे उन्हें अपनी सत्ता केंद्रीय सरकार से प्राप्त न होकर किससे प्राप्त हो रही है, संविधान से। और संविधान ही ये निर्धारित करता है कि केंद्रीय सत्ता और राज्य सत्ता में किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन होगा। तो प्रभुत्व शक्ति का यहाँ दोहरा प्रयोग होता है। केंद्र सरकार केंद्र से संबंधित विषयों पर निर्णय लेती है, राज्य सरकारें राज्यों से संबंधित विषयों पर निर्णय लेती हैं। इस प्रकार प्रभुत्व शक्ति का दोहरा उपयोग होता है। इस प्रकार से आज हमने संघात्मक शासन का अर्थ, परिभाषाएं और उसके आधारभूत सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।